हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के बारे में बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखिए, पहले क्या होगा कि हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे, उसकी कंप्लीट थियरी पूरी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन अभी तक नीट एग्जाम में आया होगा या फिर जेईई एग्जाम में आया होगा वो हम सब सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा पार्ट 1, दूसरा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो एकदम फॉर्मूला रखते ही आ गए या बहुत कम उसमें कॉन्सेप्ट हैं, वो हम करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में बेटा हम लोग डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लगता है कि हाँ यार, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ करके थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन बना दिया गया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। दोनों क्वेश्चन हम इसलिए साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन क्वेश्चन में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो पहले वाले में कहीं भीड़ में खो ना जाए, तो उनको हम अलग से बिल्कुल पूरी तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा नीट का अनसॉल्व है और नीट के अनसॉल्व के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड फोर्स एंड एनर्जी। अब हमें देखना है कि इसमें से प्रेशर के डायमेंशन के बराबर किसकी डायमेंशन होगी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक बात हो गई। दूसरा हम ये भी जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी एंड वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में डिस्टेंस का तो मेजरमेंट है, तो हमने उसकी जगह पे एल यानी कि लेंथ लिख दिया। अब मुझे बताइए, अगर ये सब कुछ और E फॉर एनर्जी लिख दिया और वर्क फॉर W फॉर वर्क लिख दिया, तो मुझे बताइए बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यही होगा। अब ये मैं उठा के यहां रख दे रहा हूं, ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई लेंथ इंटू एरिया। अब लेंथ इंटू एरिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला और बन सकता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन प्रेशर की भी होगी। अब मुझे वैसे इसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। जो भी आएगी दोनों की सेम आएगी, अगर दोनों सेम फॉर्मूला को, सेम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द नंबर ऑफ numbers 161 centimeter, 0.161 centimeter and 0.0161 centimeter, the number of significant figure of 3 numbers। तो देखिए बेटा, जैसे मान लेते हैं ना, कुछ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास लिखा है 1001 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिख देते हैं। टोटल कितने होंगे, 4। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है 0001, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल कितना होगा, 1। आगे की जो लीडिंग जीरो होगी, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग में आने वाली जीरो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके, और अगर मान लेते हैं अपने पास ऑप्शन है 1000 है, तो भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो केवल कितना होगा, 1, है ना। तो ये जो आपके पास ट्रेलिंग जीरो है यानी कि बाद में आने वाले जीरो हैं, ये भी ऐसे इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है बेटा, 1.000 है। अब दशमलव लगने की वजह से हम ये पूरा का पूरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा लीडिंग जीरो के साथ क्या होता है, ट्रेलिंग जीरो के साथ क्या होता है। ट्रेलिंग जीरो जब दशमलव है तब क्या होता है। एक और देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसे लिखा है कि 0.001, ठीक है, तो भी जो आपके पास लीडिंग जीरो है, भले ही दशमलव लग गया, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होंगे। यहां पर भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1। अगर आपने ये सारे एग्जांपल समझ लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 161 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3। ठीक है, यही पूरे के पूरे तीनों। यहाँ पर देखिए लीडिंग जीरो भले ही दशमलव है, इंक्लूड नहीं होंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए लीडिंग जीरो भले ही दशमलव है, ये इस एग्जाम्पल की तरह इंक्लूड नहीं होंगे, तो केवल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3, 3 एंड 3। ठीक है, तो सबको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आइडिया लग गया ना कि कैसे डील करते हैं इससे। ठीक, ये सिंपल सा फंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 degree Celsius in identical condition, the ratio of the volume of gases H2O2 and methane would be। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है।
इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस बात को समझिए, हम सब लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन लिखी हुई है। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस ही एकमात्र टेम्परेचर की वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में यूज हुई है, जो नेक्स्ट टाइम कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैसेस। ओके, हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इज टू मोल्स ऑफ O2 इज टू मोल्स ऑफ CH4। क्लियर, यही आ जाएगा। अब मुझे बताइए मोल कैसे निकालते हैं। यहां पर लिखा गया है कि इक्वल मासेस हैं सबके, तो इसका भी मास W मान लेता हूं और हाइड्रोजन का मास मतलब मोलर मास कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहां पर इसका मास मैं मान लेता हूं W, क्योंकि आइडेंटिकल मास है, सेम मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं। और O2 कितना हो जाएगा, 32। और यहां पर भी इसका W मान लेता हूं और CH4 कितना हो जाएगा, 16। तो भाई अगर मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16। अब मुझे क्या करना है, यहां से इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर मुझे 32 यहां से गायब करना है तो 32 यहां और यहां मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये हो जाएगा 32 यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 इज टू, ये फिर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 16। तो ये आंसर आ जाएगा कितना हमारा, 16, है ना, 16 आ जाएगा ये, इज टू 1 इज टू 2। तो आंसर हो जाएगा बेटा 16 इज टू 1 इज टू 2। और ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ना। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया सबको। और ये लॉ कौन सा है बेटा, इस लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो ने ऐसा बताया था कि अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन कर दें, प्रेशर टेम्परेचर ये सब सेम कर दें, तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। अब हमें यहाँ पर बर्न करना है क्या, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। तो सबसे पहले हम प्रोपेन गैस के कंबसन का फॉर्मूला बना लें, मतलब इक्वेशन बना लें। और वो इक्वेशन की शर्त यह है कि वो बैलेंस होनी चाहिए। तो हमें बर्न करना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करना है। और दो चीजें कंफर्म है बनेगी, CO2 बनेगी और H2O। अब कंबसन रिएक्शन को, जो अपनी क्लासेस थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम किसी कंबसन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए कंप्लीट कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर अगर एक CO2 में 1 कार्बन है, एक CO2 मॉलिक्यूल में देयर इज 1 कार्बन, और C3H8 में देख रहे हैं 3 कार्बन है, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया है वाटर में। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और हमें 8 हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो ये बैलेंस हो गया। फिर बात आती है ऑक्सीजन की, और मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में रिवर्स डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं कितना हमारे पास ऑक्सीजन है। एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, ऐसे हमारे पास 3 CO2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए 6। और एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, ऐसे 4 वाटर के मॉलिक्यूल है तो हो गया 4। तो टोटल 6 + 4 कितना आ गया, 10 ऑक्सीजन। और 10 ऑक्सीजन की वजह से इसको हम कितना ले लेंगे, 5 मोल। तो ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, डन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस इज मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना लगेगा। तो हम इसको बेटा ऐसे देख सकते हैं कि अगर 1 मोल C3H8 को बर्न करने के लिए हमें जरूरत होती है 5 मोल ऑक्सीजन की, तो अगर ये 1 लीटर होगा तो ये कितना लगेगा, 5 लीटर। बस सिंपल स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 SO2 एंड O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mmHg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2। ओके, देखो बेटा, अब यहां पर एक गैस है O2, दूसरी गैस है SO2, ठीक है, और इसका दिया गया है 32 ग्राम, इसका दिया गया है 64 ग्राम। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि O2 बेटा 1 मोल है, तो 1 मोल में O2 का मोलर मास कितना आएगा, 32 ग्राम आएगा। SO2 का मोलर मास कितना आएगा, 64 ग्राम आएगा।
तो ये जो वैल्यू दी गई है 32 ग्राम एंड 64 ग्राम, ये किसके बराबर है? ये 1 मोल के बराबर है ना? इसका मतलब हमारे पास क्या है? 1 मोल O2 है एंड 1 मोल SO2 है। और अगर 1 मोल में आपके पास n मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल में n मॉलिक्यूल हैं, तो अगर आप, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 लीटर मान लो इसे, 1 लीटर में अगर आपके पास n मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, n मॉलिक्यूल हैं, तो 2 लीटर में कितना होगा? जब आप इसको डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएंगे? 2n मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और ऐसा आंसर यहां पर है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। अगेन बेटा कंबशन रिएक्शन लिखना है इथाइलिन का। सबसे पहले इथाइलिन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एंड द फॉर्मूला विल बी C2H4। तो एक हमने लिखा C2H4 और यहां लिखा है कंप्लीट कंबशन, तो हम कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट तो एकदम कंफर्म है कि CO2 बनेगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कंप्लीट कंबशन के किसी भी हाइड्रोकार्बन के यही रिजल्ट होते हैं। अब complete carbon converted into CO2. One CO2 molecule contains only one carbon. To balance 2 carbon atom from C2H4 to CO2, यहां पर हम 2 CO2 के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Complete hydrogen is converted into water molecule और in one water molecule there is 2 hydrogen atom और C2H4 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इस वजह से हम इसे 2 रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अगेन वही रिवर्स डायरेक्शन में करना है। यहां पर देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन एटम, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और इधर अपने पास 4 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो हम इसे रख लेंगे 3O2। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। अब मुझे बेटा एक बात बताइए, वेट ऑफ ऑक्सीजन मुझे बताना है, तो मुझे ऐसे देखना है कि 3 मोल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 3 मोल ऑक्सीजन की, या ऐसे देख लीजिए 1 मोल C2H4 के कंबशन के लिए अपन को चाहिए 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। और हमें पता है 1 मोल में C2H4 का कितना मास होगा बेटा? इसका मोलर मास निकाल लीजिए जरा। तो कार्बन का आ जाएगा 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 24 एंड 4 कितना हो जाएगा? 28। तो हो जाएगा 28 ग्राम के लिए हमें जरूरत होती ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 3 हो जाएगा, तो 32 इंटू 3 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट है हमें। तो 1 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा? 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 28 ग्राम। तो 2.8 kg अगर आपके पास इथाइलिन हुआ तो 2.8 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2800 ग्राम। तो अगर 2800 ग्राम हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 28 इंटू 2800 ग्राम, ठीक है। तो ये 28 से 28 कैंसिल, ये कितना आ गया? 100 हो गया, ठीक है। और ये लगभग मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 3 to the 6 और 3 9, ठीक है, एंड 00 इतना ग्राम। इतने ग्राम को आप और क्या लिख सकते हैं बेटा? इतने ग्राम को आप लिख सकते हैं 9.6 किलोग्राम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 9.6 kg। ओके, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। और ये एक एलिमेंट है X, और देखो बेटा हम सब जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो जब हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन का हमने कोई पीस ले लिया हाथ में, तो उस कार्बन में C12 भी है, C13 भी है, C14 भी है। ओके, डन। अब हम करते क्या है, अगर मान लीजिए हमें उसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है, तो हम हर एक आइसोटोप का मास नंबर इंटू उसकी परसेंटेज प्लस अगले का मास नंबर इंटू उसकी परसेंटेज प्लस अगले का मास नंबर इंटू उसकी परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मुझे बताइए इसका मास नंबर कितना है? 200 इंटू परसेंटेज कितना है? 90% प्लस, ठीक है। दूसरा कितना है? मास नंबर 199, ठीक है, और परसेंटेज कितना है? 8%, ठीक है। तीसरा मास नंबर कितना है?
202 इंटू परसेंटेज कितना है 2% और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा लगभग 200 AMU के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 200 AMU के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। तो अगेन देखो बेटा, बोरान का मास नंबर कितना है 10 इंटू परसेंटेज कितना है 19 प्लस बोरान का मास नंबर कितना है 11 इंटू परसेंटेज कितना है 81 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10.81। तो 10.81 फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? हम सबको पता होना चाहिए बेटा, अगर आपके पास कहीं पर भी किसी का मास गिवन है तो मास से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे मोल, मोल से फिर क्या निकालेंगे आप लोग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे आप लोग एटम। ठीक है, मास से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई मोलर मास, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए जितने एटम उसमें होते होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ये अपना तरीका हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला ए वाला सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम सिल्वर यानी कि इसका मास गिवन है, तो मास कितना है 1। ठीक है, डिवाइड बाई सिल्वर का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है 108। ठीक है, तो इसका क्या आ गया बेटा मोल आ गया। उसके बाद Na से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया मॉलिक्यूल आ गया। अब मुझे पता है कि Ag यानी कि सिल्वर तो मोनोएटॉमिक होता है, तो चाहे उसको एटम मान लीजिए चाहे मॉलिक्यूल मान लीजिए, नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल तो इक्वल ही होते हैं, सब मैंने आपको थियरी वाले पोर्शन में भी सिखा रखा है। तो ये इसका आंसर हो गया। बी वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है और डिवाइड बाई मैग्नीशियम का मास नंबर 24, ये इसका मोल आ गया इनटू Na कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सी पोर्शन कर लेते हैं। इसका भी मास कितना है 1 और डिवाइड बाई ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका कितना हो जाएगा 32 और फिर ये इसका मॉलिक्यूल यानी कि एटम आ गया। फिर यहाँ पर 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डी, यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम है और इसका मास नंबर कितना है 7 और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिथियम भी मोनोएटॉमिक होता है तो एटम और मॉलिक्यूल तो सेम ही होंगे बच्चा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब Na तो सब में कॉमन हो गया और इसको अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 16। अब मुझे बताना है, यहाँ बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखिए हर जगह मैंने 1 को डिवाइड किया 108 से, 24 से, 16 से, 7 से। एक यही आंसर दिख रहा है मुझे जहां पर डिनोमिनेटर क्या है बहुत कम है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, है ना। मुझे एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम आएंगे, तो आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब वाटर के केस में ये बस पहला वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो बेटा, सेम टू सेम आपके नोट्स में मैंने करा रखा है क्वेश्चन आपकी क्लासेस के टाइम पे। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अगर कभी वाटर का वॉल्यूम गिवन हो, ml में गिवन हो, लीटर में गिवन हो, तो कभी भी उसे 22.4 या 22400 ml से डिवाइड करके मोल निकालने की भारी भरकम गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस और वाटर वेपर, है ना। तो यहां पर तो ये अप्लाई होगा नहीं, तो ये क्या है इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 18 ml और डेंसिटी हम सबको पता है बेटा 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की, है ना। तो हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं, मास क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम कितना है 18 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, हमें क्या बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तरीका क्या होगा जो पीछे सिखाया, पहले मास से निकालेंगे मोल, मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल Na से मल्टीप्लाई करके, और बस मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है, बस वहीं रुक जाएंगे। अब मुझे बताइए मास कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये तो क्या आ गया आपका मोल आ गया। मोल के बाद मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, इसमें क्या लिखा है मास कितना है 0.18 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होगा बेटा 18 और फिर मॉलिक्यूल करना है तो Na से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद अपना C क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा गया है 0.00224 लीटर और यहाँ लिखा वाटर वेपर, वाटर वेपर तो गैस होती है, तो इनके लिए वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जो हम लगा रहे थे। डिवाइड बाई लीटर में है बेटा, तो किससे डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 पॉइंट -1 करें या ऊपर 10 पॉइंट +1 कर लें।
तो इसका दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 224, नीचे भी 224 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ Na। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 Na। ठीक है, और ये दिख ही रहा है कितना आ जाएगा 1/18 Na। और अगला है, लास्ट है अपने पास, क्या है यहाँ पर मोल गिवन है 10⁻³ मोल गिवन है, तो हम क्या करें 10⁻³ इंटू Na कर देते हैं। अब आपको बताना है कि क्या है वाटर मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस केस में है। आप मुझे बताइए 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻³ और एक है 1/18, तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आएगी 1/18 में, देन आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से अपने ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, डन। Next question is, suppose the element X and Y combines to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weigh 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, then atomic weight of X and Y. Okay, very good. ये नीट 2016 का क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं। अब हमारे पास बेटा दो चीजें हैं, एक तो है XY2, ठीक है, और दूसरा हमारे पास X3Y2। ओके, इसका हमें मोल दिया गया है 0.1 मोल दिया गया है इसका, ठीक है, और इसका मोल दिया गया है 0.05 मोल गिवन है। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मास डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आप लोग अपने हिसाब से सोच के देखो। जैसे मान लो ये होता है NH3 या CO2, तो CO2 का मोलर मास आप कैसे निकालते, कार्बन का एटॉमिक मास या मास नंबर प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास नंबर, ऐसे ही करते। तो इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, X का मास, ठीक है, इंटू 2 इंटू वाई का मास, बिल्कुल ऐसे ही करोगे। यहां पर भी बता दीजिए, ये मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास कैसे निकालोगे बेटा 3x प्लस 2y, ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसका लिखूं मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 x प्लस 2y, और यहां पर हो जाएगा मास इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 3x प्लस 2y, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें गिवन है बेटा, इसमें तो सबका मास गिवन है, ठीक है, देखिए इसका दिया गया है 10 ग्राम और इसका दिया गया है 9 ग्राम, तो मास तो गिवन है, फिर हम ये क्यों रखे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख दें इसका 10 ग्राम, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0.1 x प्लस 2y, ठीक है, और इधर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0.05 3x प्लस 2y, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.1 में नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए ऊपर हो जाएगा 100, तो 100 इज इक्वल टू x प्लस 2y आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई हमारी, और यहां पर ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 0.05, ये 2 यहाँ से डेसिमल अपन हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और इसको भी अपन कर सकते हैं सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 180 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से मैच करा लो, हाँ सही है। अब 180 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 2y आ गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और उधर कितना दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब मैं ऐसे कर दूं, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस ऐसे लगा दूं, तो ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 आ गई। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो y की वैल्यू हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस 2y से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी वैल्यूज रख देंगे आप, अगर इसकी वैल्यू 40 आ गई, चलिए इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लीजिए, 100 इज इक्वल टू 40 प्लस 2y, then 100 minus 40 is equal to 2y, then 60 is equal to 2y, then y is equal to 30,
तो x 40 एंड y 30, और ऐसा 40 30 हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छे से देख लो बेटा, है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, अगेन वाटर मॉलिक्यूल और मैक्सिमम की बात करी जा रही है यहाँ पर। ये 1.8 ग्राम है, तो गिवन मास है 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास होता है 18, ये आ जाएगा 0.1 Na, ठीक है, 0.1 Na इसके मॉलिक्यूल आ गए। अब इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, 18 ग्राम गिवन मास है और 18 ही इसका मोलर मास होता है, तो ये आ गया 1 Na, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 मोल है एंड मोल में केवल मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये तो हाई है 18 मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां दिख रही है? 18 Na से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 18 Na, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है सब अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन दिस मिक्सचर? ओके, मोलर रेशियो यानी कि मोल का रेशियो बताना है बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूं कि मोल ऑफ H2 इज टू मोल ऑफ O2, ठीक है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ पर क्या बेटा? हाइड्रोजन का देखो 1, और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2, और ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? 4, और मोलर मास कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/8 आ सकता है ये, तो ये आ जाएगा रेशियो 1/2 डिवाइड बाई 1/8, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकता है 1/2 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4:1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखिएगा अगेन, यहाँ पर गिवन मास कितना है? 44, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 44, कितना आ गया? 1 मोल, और इसमें कर देंगे Na से मल्टीप्लाई, ये इतने मॉलिक्यूल आ गए। यहाँ पर 48 लिख देंगे, ठीक है, और O3 यानी कि ओजोन का मोलर मास कितना होगा? 16 इंटू 3 48 ही हो जाएगा इसका भी, तो ये आ जाएगा 1 Na हो जाएगा इसका भी, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 8 मास है, और मोलर मास इसका कितना होगा? 2, तो ये हो जाएगा 4 Na हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा 64, और ये भी अपने पास हो जाएगा 64, तो हो जाएगा 1 Na। अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं 4 Na, तो हमारा आंसर 4 Na वाला हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। अब अगर 0.1 मोल है, मोल ऑलरेडी आपको गिवन है बेटा, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ एटम, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मोल, इनटू क्या करूंगा? Na से मल्टीप्लाई, इनटू क्या करूंगा? ट्राई एटॉमिक है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं टोटल? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 0.3 Na, ठीक है। अब 0.3 और Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, और ये कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻23। अब ऐसा यहां पर कहां लिखा गया है? सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सब समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, अगेन बेटा वही सारा फंडा है, आप आराम से कर सकते हैं। पहला देखो हाइड्रोजन गैस है, 15 लीटर गिवन है, तो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 22.4, ये तो बेटा मोल आ गया। और हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। तो मोल के बाद क्या करते हैं? मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये Na आ गया, ठीक है। इसको अगर फाइंड आउट करना है तो 5 लीटर, और लीटर में है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, ये तो बेटा आपका क्या आ गया? मोल आ गया। और फिर मोल के बाद इसमें क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मास गिवन है 0.5, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 होता है, ये मोल आ गया, और फिर Na से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर देखो बेटा 10 ग्राम है, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32, ये तो मोल आ गया, फिर क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई। ये सब आपके सामने है, ठीक है। अब आप इसको सबको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, Na तो सब में कॉमन ही है, Na का टेंशन लेने की जरूरत अपन को है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक 0.025 के आसपास कुछ होना चाहिए, देख लेना थर्ड वाला या फिर जो भी होगा, ठीक है। कुल मिला के आपको ये सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी दैट विल बी द आंसर, दैट्स इट। विच है द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, अगेन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो वही करना है अपन को। यहाँ पर क्या है? मास कितना गिवन है? 7 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास कितना हो जाएगा? 28, तो ये हो जाएगा 28। अभी आ गया मोल, मोल इंटू Na कर देंगे, तो आ जाएगा 1/4 Na, है ना, ये आ गया। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर गिवन मास 2 है, डिवाइड बाई मास भी इसका मोलर मास भी 2 होता है, इंटू Na, तो ये आंसर आ जाएगा Na। फिर यहाँ पर देखो बेटा ये 16 आ गया गिवन मास, और मोलर मास NO2 का कितना होगा?
जरा फाइंड आउट करिए NO2 का। नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 46। ठीक है, तो ये आ जाएगा 46 इंटू Na। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32 इंटू Na, तो ये हो जाएगा 1/2 Na। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है बेटा कि कहीं पर भी Na से ज्यादा वैल्यू तो नहीं मिलने वाली है। Na इज द 1 Na, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू तो कहीं नहीं मिलेगी, तो आंसर विल बी सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। ओके बेटा, ये देखो क्या दिया गया है, मास गिवन है। ठीक है, और हमें पता है अगर मास गिवन है तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, तो ये क्या आ जाएगा आपका मोल आ जाएगा। उसने पूछा नंबर ऑफ एटम, अब क्या करेंगे हम लोग Na से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब क्या आ गया बेटा, इतना क्या था मोल, ठीक है, इतना क्या था मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब टोटल अमोनिया में एटम कितने हैं 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एक एक चीज मैंने बता दिया कैसे, स्टेप बाय स्टेप, मोल, मॉलिक्यूल, एटम। ठीक है, सब क्लियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, मैं आपको इजी तरीका बता देता हूं। यहाँ पर 4.25 ग्राम लिखा है, 17 को मैंने ऐसे 16 मान लिया बेटा राउंड ऑफ करने के लिए। ऊपर 6 है, ऊपर 4 है, ऊपर 10⁻23 है। ये ऐसे 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 2 2 हो गया। ठीक है, और फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा 1 2 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा जो भी आएगा, फिर 5 और 6 7 3 और 6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻23 यहाँ पर डी आंसर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, next question is here, hemoglobin contains 0.334% of iron by weight and the molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. The number of iron atoms, atomic weight of iron is 56, present in 1 molecule of hemoglobin। और ये सेम क्वेश्चन आपको आपके थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कराया गया उसमें बताया गया है। ठीक है, खैर मैं तरीका बता दूं आपको करते कैसे हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में जो परसेंटेज है तो 0.334% है, इज इक्वल टू कितने एटम है, n एटम है। ठीक है, हर एक आयरन के एटम का मोलर मास कितना होता है 56। टोटल हीमोग्लोबिन का मास कितना गिवन है, ठीक है 6, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 67200। यहां से जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 67200 और मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 6700 इंटू 0.334 डिवाइड बाई 56 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.96। इसका मतलब इसी को अप्रॉक्स हम कितना ले लेंगे 4। तो टोटल हमारे पास एटम कितने होते हैं हीमोग्लोबिन में, 4 आयरन के एटम पॉसिबल होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, The number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard condition। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें दिया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 liter of air containing 21% ऑक्सीजन। तो मुझे ये समझना है कि 21% ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ इन एयर। इसका मतलब हुआ बेटा कि 21, अब लीटर में बातें हो रही तो लीटर, ठीक है 1 लीटर, हाँ 21 ml ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ml एयर, ये मतलब हुआ बेटा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बताना है आपको। ठीक है, तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट इन 1 लीटर एयर, तो मुझे बताइए 100 ml एयर में 21 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ml एयर में कितना होगा 21 डिवाइड बाई 100, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml, कितना होगा 21 बाई 100 इंटू 1000। ऐसा 00 से 00 कैंसिल है, कितना आ गया 210। क्या आ गया ये, इतना ml प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है मोल, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कितना मास, कितना वॉल्यूम आया 210 ml, डिवाइड किससे करोगे 22400 ml। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी कट पिट के आएगा। आई थिंक क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 0 से 0 कैंसिल हो गया ये, और 221 अप्रॉक्स अगर इसको मान ले तो भी आपका ऐसे 0 पॉइंट शायद 186 या 0 पॉइंट, हाँ इन्हीं में से कुछ
हाँ 0.0093 के आसपास कुछ आ जाएगा, देख लेना, आप सॉल्व कर लेना, है ना। सिंपल है, बस इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि 21% ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। तो 21% ऑक्सीजन का मतलब हो गया 21 ml ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ml एयर, ठीक है। तो 100 ml एयर में 21 ml ऑक्सीजन है, तो 1 ml एयर में इतनी है, और दिया गया है कि 1 लीटर एयर है अपने पास। 1 लीटर एयर मतलब 1000 ml एयर है, तो 1000 ml एयर में टोटल 210 ml ऑक्सीजन होगी। और हमें पता, अगर अमाउंट वॉल्यूम पता चल गया तो डिवाइड बाय 22.4 22400 ml से डिवाइड करेंगे, सीधा मोल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, तो बहुत नाइट्राइड आयन। तो देखो बेटा क्या है, गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 4.2 ग्राम, और इसका मास कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 14, और 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा मोल। मोल इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आ जाएगा 0.1 Na, ठीक है। फिर निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 0.1 इंटू Na इंटू, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने बेटा, तो आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन का केस ले लो। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं इसके, 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 3 नाइट्रोजन है, तो 5 + 5 + 5 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ एक और नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया बेटा 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस सेल में। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए इस आयन में 16, तो इसी में हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1.6 Na हो जाएगा, ठीक है। और 1.6 Na हमारे इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम, वही मोल, मॉलिक्यूल और जो फिर एंटिटीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस, ये इतना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं। क्लियर बेटा। अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो मुझे बताइए कितने मोल होंगे, और आपको पता है कि मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन है और उससे आपको मोल पता करना है, तो मोल से यहां मल्टीप्लाई करते थे और यहां से यहां जाने के लिए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल पता है बेटा, मोल निकालना है, तो बताओ मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, ये सब कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 10 मोल, ठीक है 10 मोल आ गया। अब बेटा अगर 10 मोल आ गया, इसका मतलब 10 मोल हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10, ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है एंड 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और बेटा अगर आप क्लास की बात करें तो आपको क्लास में अच्छे से मैंने बताया था कि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल, ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल, तो ये भी मोल है, यानी कि इसके जितने मोल होंगे उतने ही इसके मोल होंगे, क्योंकि एक C और एक O, 1C एंड 1O आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अब मुझे बताइए बेटा, उसने पूछा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। अब आप मुझे बताइए, अगर 10 ग्राम एटम ऑक्सीजन है और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल को 2 एटम बनाते हैं, तो 10 ग्राम एटम में कितने, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट 5, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल विल बी आवर आंसर, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लें, समझ में आ गया कि नहीं आया सबको, ठीक है। चलिए, जो भी डेटा गिवन है उसी के हेल्प से मैं आगे बढ़ रहा हूं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इन दिस, इतना। अगेन बेटा देखो, ये मास गिवन है 4.4, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, मोल, मास हो गया। गिवन मास CO2 कितना, मतलब ये गिवन मास है और मोलर मास कितना होता है 44, आंसर कितना आ गया बेटा 0.1। फिर क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी मोल आता है उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब कितने ऑक्सीजन एटम है 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल एटम कितने बेटा 2, किसके एटम, ऑक्सीजन के, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है। तो ये 6 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। कहीं पर दिख रहा है आंसर, ये सेकेंड वाला दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट तो सेम ही है, हाँ चलो ठीक है, कोई भी रख लो, ठीक।
चलो या इसको 24 कर लो तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। An organic compound containing 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड। हमें पता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन है। ठीक है, और अगर बेटा इसमें कार्बन 78% है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताइए? 22% हो जाएगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, ये परसेंटेज आ गई, ये आ गई सबकी गिवन परसेंटेज। ठीक है, और आपको फॉर्मूला बनाना बहुत अच्छे से आता है कि हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले गिवन परसेंटेज लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, एटॉमिक मास से या मास नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये लगभग 6.2 के आसपास आ जाएगा और ये लगभग 22 के पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहली बार जब गिवन परसेंटेज को डिवाइड करते हैं मास नंबर से तो जो वैल्यू आती है उसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है उससे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6.2, ये भी हो जाएगा 6.2। तो ये आ जाएगा कितना 1 और ये लगभग 3 टाइम्स है ना। जितना भी आएगा राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू दिखेगी वो रख लेंगे। तो ये 13 आ गया। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बनेगा CH3। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया बेटा। ठीक है, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH3 एंड हियर इज योर आंसर। ओके, डन।